वेलकम टू ऑल। एंड ये हमारी सेकेंड क्लास है। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं सिविक्स के पहले चैप्टर पर, यानी कि पार्लियामेंट हमारा चैप्टर है। एंड जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ है कि एक तो हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सेक्शन में कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। दिस इज नॉट कि सिर्फ कैसे अचीव कर सकते हैं, वी हैव डिस्कस द प्लान। और उसके साथ साथ में हमने इसका पहला वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिविक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या क्या बनेंगे, और जो इसके अलावा भी सेकेंड पार्ट में हमारा बचा हुआ उसको कवर करने वाले हैं। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई हुई है कि हम एक प्रॉपर बेसिक से लेकर के बात कर रहे हैं, और सिर्फ बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, जहां पर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कंपलसरी एक सब्जेक्ट है। विद माई एक्सपीरियंस आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट कि आपको बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मज़ेदार तरीके से समझ में आने वाली हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड चेयरपर्सन क्या होता है, राज्यसभा की क्वालिफिकेशन, वो सारा डिस्कशन करने वाले हैं। आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, जिससे आपको टच बनेगा जाकर के। और 3 क्लास में हम पूरा पार्लियामेंट खत्म करेंगे। इसी प्रकार हम 3 क्लासों में या 4 क्लास में हम आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी कंप्लीट करेंगे। जुडिशरी इवन की 10 to 12 क्लास में हम पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका 20 मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन कवर अप होगा, जो 10-10 मार्क्स 10-10 नंबर के आपके आते हैं, और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन वो भी कवर होंगे। इसी प्रकार हमारे जो 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने होंगे, इसमें हिस्ट्री से 3 आएंगे, और फिर हिस्ट्री का भी प्लान अप आपको 1 by 1 लेके आएंगे। ज्योग्राफी की सीरीज भी शुरू होगी। पूरी शिद्दत से लग जाइए, हम 1 महीने के अंदर आपको अच्छे से कवर करा देंगे जिनको भी इश्यूज लगते हैं। लेकिन ये हमारा आज का सेकंड क्लास है हमारी सेकंड, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको याद होगा पहली क्लास में हमारे कुछ चीज़ें बची हुई थी, वही को टच लेते हुए और आपको बताते हुए हल्का सा कि हमने कहाँ पर इसको छोड़ा था, जिससे आइडिया हो जाए हमारा। तो मैं आपको बस वहीं पे ले चलता हूँ, ठीक है। एंड देन आपको हल्का सा रिव्यू देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था विद इन 1 मिनट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डेमोक्रेसी क्या होती है, देन वी हैव डिस्कस द मेथड ऑफ रूलिंग। फिर हमने उसके बाद फेडरल सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया यूनिटरी सिस्टम कैसा है। फिर हमने देखा ऑर्गन्स क्या क्या है पार्लियामेंट के, लोकसभा का क्वालिफिकेशन देखा, इलेक्शंस देखा, कंपोजिशन देखा हमने। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से सीट वैकेंट हो सकती हैं, ये देखा। एंड देन हमें डिस्कस करना था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और यहीं पर हमने छोड़ा था। 3-4 चीजें यहाँ पर हैं, इसके बाद हमारा वापस लौटेंगे आकर के हम आज के सेकंड्स में, तो हम उसी के आगे कैरी ऑन करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे थे, वापस आ जाते हैं ट्रैक पे। लोकसभा में हमने देखा था कि जैसे कि आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। देन लोकसभा के बारे में सारी चीजें पढ़ने के बाद, क्वालिफिकेशंस पढ़ने के बाद, हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर बन गया है, अगर उसकी सीट खाली हो जाएगी तो उसकी जगह पर आपका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। एंड किस प्रकार सीट खाली हो सकती है वी हैव डिस्कस्ड। इसी टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि रिलेटेड फ्रॉम द पार्लियामेंट है, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम भी होगा। आज हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरिटी से कोई ना कोई जरूर आएगा, फिक्स है। इन 4-5 टर्म्स मैंने लिखे इंपॉर्टेंट, उनमें से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिए और चीजों को समझते हुए चलिए, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर कोई इश्यूज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, ठीक है। विल ट्राई टू भी उसको भी फाइंड आउट करने का। सबसे पहला एक वर्ड दिया गया है, बहुत ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम, कोरम दिया गया है। कोरम, जैसे आप देखो क्लास है, क्लास में आपकी स्ट्रेंथ होगी, जैसे मान लेते हैं 50 स्टूडेंट की आपकी क्लास है। इमेजिन करो क्लास में केवल 4 ही बच्चे आए हो, तो क्या पढ़ाने में मजा आएगा? क्लास में नहीं आएगा। जब तक एक स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, तो अंदर से एनर्जी नहीं आती। आपने क्लास में फील भी किया होगा, अगर 4-5 बच्चे आते हैं तो टीचर फिर ऐसे आता है, एंजॉय करता है, निकल लेता है। सेम एज इट इज, कोरम का मतलब क्या है, वाई वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि इसको रिलेट करना पड़ेगा। कोरम भी कुछ ऐसा ही है। होता क्या है कि हाउस, लोकसभा के सारे सांसद चुन के चले गए, हाउस में बैठे जाकर के। लेकिन हाउस की कार्यवाही जो होगी, वर्किंग तब स्टार्ट होगी जब एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वहां पर पहुंच चुके होंगे। टोटल कितने मेंबर हैं? अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 550 टोटल मेंबर हैं। तो 550 मेंबर में से कहा गया है जब तक हाउस के 1/10 मेंबर नहीं होंगे तब तक हाउस की प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी, वर्किंग नहीं शुरू होगी। यानी इसका 1/10 निकालोगे जाकर तो कितना आ रहा है? 55। यानी कि कम से कम 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए काम शुरू करने के लिए। ये जो नंबर है ना मिनिमम, दैट इज कॉल्ड कोरम। तो यहां पर पढ़ लेते हैं, लोकसभा के लिए कोरम ये होगा और राज्यसभा का कोरम अलग होगा, क्योंकि उसके मेंबर टोटल अलग हैं। तो जरा देखते हैं क्या कह रहा है। इट मींस दैट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट फॉर अ ट्रांजैक्टी ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस।
यानी कि हाउस को चलाने के लिए मिनिमम जो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं उसी को कहा जाता है कोरम। लोकसभा एंड राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सीधा सीधा कोरम के लिए आप ये यूज कर सकते हैं दैट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ईच हाउस। लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उसके 1/10 जो मेंबर होंगे वो उसका कोरम कहलाएंगे। सेम एज इट इज राज्यसभा की भी बात की जा सकती है। राज्यसभा के भी जितने मेंबर होंगे तो उसके भी कोरम, राज्यसभा में टोटल आपका 250 मेंबर्स टोटल होते हैं और 245 में इलेक्शन हुआ तो 245 का आप निकाल लोगे, आपका कितना 10%, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 24.5 निकल के आएगा। अब 24.5 आदमी तो होंगे नहीं टोटल, यानी कि 25 इतने प्रेजेंट होंगे 25, तो वर्किंग शुरू होगी। सो पहला एक तो वर्ड ये ध्यान रखना था। दूसरा वर्ड क्या कह रहा है साहब? दूसरा वर्ड क्वेश्चन आर। अब देखिए बात समझ रहे जरा सा, क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर की बात अगर हम करते हैं तो हाउस में जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या होता है, आपके पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, शेड्यूल बना हुआ इतने बजे से इतने बजे तक। मजे की बात यह है कि पार्लियामेंट में भी ऐसा होता है, लेकिन पार्लियामेंट ओपन होता है कितने बजे? 11 बजे। यानी पार्लियामेंट का पहला पीरियड आप ये मान लीजिए 11 बजे होता है। उसी प्रकार 11 बजे से लेकर के 11 AM से लेकर के 12 PM तक, 12 बजे तक जो पहला घंटा होता है वो कहलाता है क्वेश्चन आवर। इस टाइम पीरियड में सारे जितने भी सांसद बैठते हैं, डिस्कशन होता है बहुत सारी चीजों पे। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज क्वेश्चन आवर, तो ध्यान रखिएगा द फर्स्ट आवर ऑफ एन एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन आवर। यानी कि पहला जो घंटा होगा, फर्स्ट आवर जो होगा, 11 से 12 बजे तक होता है क्वेश्चन आवर, और फिर 12 से लेकर 1 बजे तक सांसद में लोकसभा में चलता है कौन सा? जीरो आवर, आगे देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद हो जाता है लंच, फिर छुट्टी। 2 ही घंटे, 2 ही पीरियड लगते हैं इनके। द पॉइंट इज दैट फिर जिसको बैठना बैठे वरना जाइए अपना लंच करिए। जीरो आवर में भी कोई कंपलसरी नहीं है, सांसद कैंटीन में बैठे एंजॉय करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां, बड़ा अच्छा रहता है, वीआईपी शेड्यूल है। क्वेश्चन आवर की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्या है? द फर्स्ट आवर ऑफ एन एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन। कहां से? स्टार्ट एट 11 AM। 1 नंबर 2 नंबर में आएगा। मैं आपको मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूं, आई थिंक इट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात कर रहे हैं। इसमें भी 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आवर में क्या होता है, आप जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट से अपोजिशन क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। उन क्वेश्चंस का आंसर देगी कौन? गवर्नमेंट। आपने देखा होगा अक्सर, अगर डिबेट आपने सुनी होगी पार्लियामेंट की, राज्यसभा की, लोकसभा की, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है अपोजिशन, फिर उसके बाद जो मंत्री जी होते हैं गवर्नमेंट में आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो उसका आंसर दे रहे होते हैं 1 बाय 1। ये चलता है। इसमें भी 3 तरह से क्वेश्चन, स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के तौर पर जाने जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब तुरंत देता है। इसके बाद देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिटर्न मांगे जाते हैं, जिनके जवाब नहीं दिए जाएंगे, रिटर्न ही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं आया है। बिकॉज ऑफ दैट हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज मैं डिस्कस कर भी लेता। ठीक है, अगला आता है हमारा जीरो आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन आर के बाद कौन सा आर शुरू होता है? जीरो आर। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा जीरो आर, ये केवल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दौरान ऐड कर लिया गया। द पीरियड बिगिन एट 12 o'clock, 12 बजे शुरू होता है और कंटिन्यू टिल टू द लंच। और लंच कितने बजे होता है? 1 बजे होता है। यानी कि ये कह सकते हो कि जैसे क्वेश्चन आवर होता है, एक्स्ट्रा क्लास आप मान लो, जैसे आपके क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, डाउट नहीं क्लियर हो पाए, तो 11 से 12 बजे तक जो डाउट था वो क्लियर नहीं हो पाया, 1 घंटे और बढ़ा दिया, कहा 12 से 1 बजे तक सर आप जीरो आवर में कुछ भी पूछो, जो भी आपके डाउट बचे हुए, जो प्रश्न बचे हुए एक्स्ट्रा, वो आप पूछ सकते हो। सो जस्ट लाइक दैट कि वो ऐसे ही कुछ आपका यहाँ पर जीरो आवर है। ठीक है, तो ये कुछ आपके टॉपिक्स में बचे हुए थे, इनको भी ऐड करिएगा। और अब हम शुरू कर रहे हैं साहब, जो आज का हमारा प्रोसीजर था, उस आज के प्रोसीजर में मैं वापस आ रहा हूं। तो आज के प्रोसीजर में हमारा कौन कौन से टॉपिक हैं उन सभी को कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं उसी के कैरी ऑन आगे करते हुए, ध्यान रखिएगा उसी के आगे हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में। हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि साहब जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक टर्म और भी आता है, अक्सर पूछ लेता है व्हाट इज मोशन। अक्सर सुना होगा। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ लूज मोशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है? तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब भी लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, कोई प्रपोजल लाया जाएगा, कोई रिकमेंडेशन दिया जाएगा, उसको जो लाया जाता है उस लाने के तरीकों को कहा जाता है मोशन। क्लियर? थोड़ा सा समझ में आया? एक अब इसको लैंग्वेज फॉर्म समझ लीजिए। क्या है? अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर स्टेइंग दैट द हाउस शुड टेक up some particular matter which in a public importance।
क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है मोशन क्या है? एक प्रपोजल है जो फॉर्मल गवर्नमेंट के द्वारा, ये अपोजिशन भी ला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लाया जाता है किसी हाउस में। यानी प्रपोजल का मतलब कोई प्रस्ताव, कोई रिकमेंडेशन जो किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाई जाती है चीजें। लोग जो बैठते हैं, सांसद किस लिए बैठे हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दैट वाज अ सिंपल थिंग। तो यहां पर कह रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए किसी पर्टिकुलर मैटर पर डिस्कशन करने के लिए जो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक प्रपोजल लेके आते हैं। उस प्रपोजल को ही क्या कहा जाएगा? मोशन। मोशन लेके आया गया। जैसे आपका देखा होगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोजिशन लेके आता है। सो दैट वाज अ थिंग अबाउट हियर। ठीक, तो एक तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया मोशन क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत समय नहीं देंगे। इसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका, अब मोशन तो बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं पढ़ने अपन को। हमारे एग्जाम में एडजमेंट मोशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 10th क्लास के पीवाईक्यू उठा करके आपने देखा होगा, पीवाईक्यूज में तो ये बोर्ड में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। तो क्यों ना हम इसको समझ लेते हैं। एडजमेंट मोशन जरा समझना कुछ ऐसा है। देखो यार, होता क्या है ना, आप कई बार कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो, बहुत मतलब आपका लगा हुआ है, लेकिन अचानक फोन आया दोस्त का, यार भाई एक्सीडेंट हो गया। तो आप उस इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर तुरंत भागते हो क्योंकि दोस्त है आपका। जस्ट एज इट इज पार्लियामेंट में वर्क चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहे हैं, सब कुछ अपने अपने प्रोसीजर चल रही है। अचानक पता चले कि साहब एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, जैसे कोरोना आ गया था, या फ्लड आ गया किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब जो डिस्कशन मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट में, उस पर डिस्कस करना जरूरी है कि ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। इसलिए जिस मैटर पर डिस्कशन चल रहा है उसको तुरंत रोक दिया जाएगा, और उस पर्टिकुलर मैटर को, जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, उस मैटर को तुरंत पार्लियामेंट में लाया जाएगा, सदन में। और इसके लिए जो मोशन लाया जाएगा उस मोशन को कहा जाता है एडजमेंट मोशन। क्लियर है? जरा समझ लेते हैं अब लैंग्वेज की भाषा में। अ प्रपोजल टू टेक अप अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। एक ऐसा प्रपोजल जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस यानी किसी पर्टिकुलर अर्जेंट इंसिडेंट के लिए लाया जाता है। फिर अगला, इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। जो वर्किंग चल रही है हाउस को, उसको क्या कर दिया जाएगा? तुरंत इंटरप्ट कर दिया जाएगा। सिचुएशन लाइक व्हाट? रेलवे एक्सीडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल क्लैमिटी, ये दो एग्जांपल के तौर पे ऐसे आप दे सकते हो। आई थिंक आपके पास सामने क्लियर है, लिखने के लिए आपके पास बहुत क्लियर है, लिखने का तरीका बहुत आसान है, ज्यादा रटना भी नहीं, लेकिन चीजें समझ लेंगे। अर्जेंट इंपॉर्टेंस के लिए जो भी मैटर प्रपोजल लाया जाता है हाउस में, जिसके दौरान आपका जो बिजनेस नॉर्मल चल रहा है उसको क्या कर दिया जाए? इंटरप्ट कर दिया जाता है। जस्ट लाइक दिस वन, बाय गिविंग एग्जांपल यू कैन एक्सप्लेन। 2 मार्क्स के ऊपर आएगा नहीं, ये भी बता देता हूं आपको। चलिए आगे देख लेता हूं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसी प्रकार एक और मोशन है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे दोस्त। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी पूछा जा चुका है। तो भैया जरा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में अगर आप थोड़ा समझना चाहते हो तो जरा समझो होता क्या। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी पिछले जब 2024 में जब इलेक्शन हुआ, उसके पहले अपोजिशन पार्टी इस मोशन को लेके आई थी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। होता क्या है, यदि बेसिकली देखा तो ये जाता है, तरीका तो ये है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का, कि जब सरकार जो होती है अगर वो रूल कर रही है और अपोजिशन को ये लगे, यानी अपोजिशन का मतलब है जो अपोजिट पार्टी है, जो सत्ता में नहीं है, जैसे कांग्रेस इस समय अपोजिशन में है, और उनको लगता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी का मतलब क्या है? 50% प्लस 1 आपके सीट्स होने चाहिए, तभी आप रूल कर पाओगे। जैसे टोटल 543 सांसद लोकसभा में होते हैं, एमपीज, जिनके पास 272 सांसद हैं, वो सरकार बना के रखेंगे मिनिमम। अगर लगे कि अपोजिशन के पास, इनके पास 250 ही बचे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट में बैठे हैं, इनके सारे सांसद जा चुके हैं, इनके सपोर्ट में नहीं है, ऐसी कंडीशन में तो रूल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी का नियम, रूल वही करेगा जिसके पास मेजोरिटी होगी। अपोजिशन क्या करेगा? गवर्नमेंट के खिलाफ एक मोशन लेके आएगा, उस मोशन का नाम रखा जाएगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर? अब उस मोशन में किया क्या जाएगा? उस मोशन में जब लाया जाएगा तो गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाएगा। अगर प्रपोजल पास हो गया, प्रपोजल का मतलब क्या? सिंपल मेजोरिटी से 50% प्लस 1 से अगर पास हो जाता है प्रस्ताव, तो सरकार को रिजाइन तक करना पड़ जाएगा और गवर्नमेंट गिर जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है नॉन कॉन्फिडेंस, किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है मोशन। मजे की बात है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर सदन में नहीं आ रहे हैं किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए, तो अपोजिशन ये भी करता है। इस बार यही हुआ था। अपोजिशन इसीलिए लेके आया क्योंकि जिस दिन अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया, तब प्राइम मिनिस्टर को हाउस में आना ही होगा। दैट इज द रीजन, इसलिए भी ये प्रयोग किया जाता है अपोजिशन पार्टियों के द्वारा। जरा देखते हैं इसको क्या कह रहा है। इट इज अ प्रपोजल एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री।
जो सरकार है उसके पास क्या नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस मतलब वो जितने नंबर ऑफ रिक्वायर थे उतने नंबर नहीं है फॉर द डिस्कशन। अब इसको डिस्कशन करने के लिए पहली चीज तो लाया कब जाता, ध्यान आया, जब आपका मेजोरिटी लूज कर रही हो। लेकिन इस पर डिस्कशन कब होगा, ध्यान रखना, जब 50 मेंबर्स का सपोर्ट मिनिमम हो। ऐसा थोड़ा ना कि कोई सांसद खड़ा हुआ अपोजिशन का, उसने कहा लोकसभा स्पीकर जी अब हम गवर्नमेंट के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं ना साहब, ऐसा नहीं होता है। ये शुरू ही तब होगा जब कम से कम 50 सांसद उनके फेवर में हो, इस मोशन के फेवर में हो, तब स्टार्ट होगा मिनिमम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ द मोशन इज पास्ड देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, और अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा। क्लियर? सो इट इज वेरी क्लियर मुझे लग रहा है, और आई थिंक आपको भी समझ में चीजें आ रही होंगी। तो लोकसभा से रिलेटेड हमने कुछ टर्म्स देखे। अब क्योंकि लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के हाउस का जो मेन होता है, जैसे घर में पिता पिता होता है, जिसे कहते हैं ना बाप बाप होता है, वैसे ही कोई लीडर तो होगा ना। लोकसभा का जो लीडर है वो कौन है, वो है स्पीकर। यानी कि जो लोकसभा का लीडर होता है, मेन जो होता है, उसको स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं स्पीकर के बारे में थोड़ा सा। चलिए, तो सबसे पहली चीज अगर आपसे पूछा जाता है स्पीकर कौन है, तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर लोकसभा का हेड होता है। कौन होता है साहब, लोकसभा का हेड। मैंने प्रिंट इसलिए लिख रखा है, मैंने ही सारी बनाई है नोट्स वगैरह, जिससे कि लिखना ना पड़े और टाइम हमारा ज्यादा कंज्यूम ना हो। दैट वाज अ बेसिक मोटो बिहाइंड दिस, और कोई मोटो नहीं है। मैं डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारी चीजें, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम लिख के यहाँ पर बताएंगे ना, इट विल टेक टू मच टाइम, और उतना समय नहीं है हमारे पास। सो दैट वाज अ बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारी यहाँ पर है। तो ये मत सोचना कि सब लिखा हुआ है और केवल बस एक्सप्लेन ही तो कर रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं सारी, तभी मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा जो भी जीवन का थोड़ा बहुत जो अनुभव है उसी का प्रयोग करके मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर डाउट अगर होता है तो आप पूछ भी सकते हो। आते हैं मुद्दे में आते हैं। स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है साहब, जो सदन को चला रहा है, लोकसभा को कंडक्ट कर रहा है, उसको बोला जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर। जैसे लोकसभा का जो हेड है वही चलाएगा, आपने देखा होगा कभी वीडियो तो बैठे रहते हैं ओम बिरला जी, उन्हें क्या बोला जाएगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर। और लोकसभा का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर कहा जाता है। ही कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, और वो क्या करता है, हाउस को कंडक्ट करने का काम करता है, हाउस को चलाने का काम करता है। ठीक है, पहली कंडीशन। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि साहब स्पीकर जो है उसका इलेक्शन कैसे होता है, स्पीकर कौन बनेगा। तो स्पीकर का इलेक्शन, द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ऑन हाउस आफ्टर न्यूली इलेक्टेड मीट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। बहुत सिंपल समझना जरा सा। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 2024 जब लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद सारे सांसद लोकसभा में पहुंचेंगे, पहले दिन की मीटिंग होगी, पहला दिन फर्स्ट डे होगा। होता क्या तरीका समझना, फर्स्ट डे जब हुआ तो फर्स्ट डे जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या करेगा, सभी को बुलाएगा, साथ में बैठा लेगा, कॉल करेगा, एड्रेस करेगा, यानी कोई स्पीच देगा अपनी। फिर उनमें से जो सबसे सीनियर सीनियर कोई एक व्यक्ति होगा उसको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रोटेम स्पीकर। वर्ड ध्यान से सुनना, इट इज स्पीकर बट हम बात कर रहे हैं प्रोटेम। प्रोटेम स्पीकर ही पूछा जा चुका है बोर्ड में। प्रोटेम स्पीकर वो टेम्परेरी स्पीकर की तरह काम करता है। फिर क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, ओथ दिलाएगा। जितने सांसद बन के लोकसभा में आए हैं ओथ भी होगी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर के लीडरशिप में उन्हीं में हाउस में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा स्पीकर। और फिर जब स्पीकर बन जाएगा, ये 1-2 दिन के अंदर ही सब हो जाता है, देन स्पीकर चार्ज ले लेगा और प्रोटेम स्पीकर हट जाएगा, वहां से वापस आ जाएगा। और स्पीकर अगले 5 साल तक लगभग बना रहेगा। 5 साल का मतलब जब तक कि नई लोकसभा फॉर्म ना हो, नेक्स्ट इलेक्शन होने के बाद नई लोकसभा ना आए तब तक वो बना रहता है। या कि बीच में हटाया दिया जाए, बात अलग है, बट ऐसा जल्दी होता नहीं है। जैसे कि ओम बिरला जी पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं। तो आई थिंक क्लियर हो चुका है, स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ऑन हाउस आफ्टर न्यूली इलेक्टेड हाउस मीट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। फिर क्वेश्चन बनता है, वही सारी चीजें मैंने जो भी बताई, जब स्पीकर को इलेक्ट कर लोगे तो साहब कितने दिनों तक रहेगा वो, ऑफिशियली 5 ईयर तक। लेकिन कहने का मतलब अगर ऑप्शन में कहीं ये पढ़ा हो, एमसीक्यू में कई बार ले लेता है 5 साल हो गया, लेकिन कहता है टिल टू द न्यू लोकसभा इलेक्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन तो होते हैं, सारे लोग जैसे सांसद जो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा सब कुछ, स्पीकर का नहीं होता। स्पीकर तब तक बना रहेगा अपने पद पे जब तक कि
नई लोकसभा इलेक्ट होकर के आ ना जाए। घर छोड़कर तो नहीं जा सकता है ना, स्पीकर एक तरीके से घर का मालिक है, वहां रह रहा हेड है, तो उसकी जिम्मेदारी घर को संरक्षण प्रदान करना, जस्ट लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, द स्पीकर डज नॉट वोकेट द ऑफिस व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व, वही कंडीशन कर रहा है। हाउस डिसॉल्व हो जाएगा, न्यूली लोकसभा इलेक्शन चालू हो जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन स्पीकर का पद खाली नहीं होगा, वो अपने ऑफिस बना रहेगा। स्पीकर टिल अ न्यू स्पीकर इलेक्टेड, वो बना रहेगा तब तक स्पीकर, जब तक कि नया स्पीकर इलेक्ट नहीं कर लिया जाता है, या न्यूली आपकी इलेक्शन होकर के चीजें नहीं आ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने स्पीकर के बारे में देखा, स्पीकर के कुछ राइट्स हैं, ये इसलिए भी जरूरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का, सॉरी, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप पार्लियामेंट से आने वाला, वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है खासकर इस तरीके से, बट 2-2 नंबर भी तो महत्वपूर्ण है। अगला आता है डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है ना, डेप्यूटी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का मतलब क्या है, स्पीकर अगर हाउस में नहीं है, मान लेते हैं बीमार हो गए, छुट्टी में चले गए, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो उनकी जगह पर कोई तो रूल को कंडक्ट करेगा, हाउस को कंडक्ट करेगा। इसलिए डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट किया जाता है, जो कि लोकसभा के मेंबर में से ही चुना जाता है, सेम प्रोसीजर के द्वारा। यानी स्पीकर के बाद कौन होगा, डिप्टी स्पीकर हो। डिप्टी स्पीकर परफॉर्म अ ड्यूटी ऑफ द स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट और वैकेंट। बहुत सिंपल है, जब स्पीकर एब्सेंट होगा या वैकेंट होगा, उसकी सीट, उसकी जगह पर वो आपका काम कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो किसको रिजाइन करता है, वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करता है। सेम एज इट इज, डिप्टी स्पीकर अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो स्पीकर को रिजाइन करता है। दोनों चीजें क्लियर है। अगला आते हैं साहब, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है भैया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में और आ चुका है। फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के क्या क्या काम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर के बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से पहला काम बिजनेस ऑफ द हाउस। ये पॉइंट आप बनाते चलिएगा दोस्त, बिजनेस ऑफ द हाउस, कीवर्ड बनाते चलिए सारे नोट्स में। बिजनेस ऑफ द हाउस मतलब क्या है, सदर, अच्छा रट्टा भी नहीं मारना, समझ के चीजों करना है। स्पीकर का काम क्या है, हाउस को कंडक्ट कराना, हाउस को चलाना, यही तो स्पीकर का काम है बेसिकली। स्पीकर प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द हाउस, जब भी हाउस में बैठक होगी, हाउस में सारे सांसद होंगे, उसका लीड कौन करेगा, प्रिसीडिंग ऑफिसर कौन होगा, ये होगा जाकर कौन, स्पीकर। इज वेरी सिंपल। स्पीकर इंटरप्ट द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, अगर कोई रूल्स को वायलेट कर रहा होगा हाउस के अंदर, कौन टोकेगा, स्पीकर टोके। घर में अगर आप कुछ करोगे तो मम्मी पापा ही तो टोकेंगे ना, सेम एज इट इज यहां पर भी वही है। डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, आपसे कंडक्ट करने की बात कर रहा था, आगे हम बात भी करने वाले। मनी बिल क्या होता है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये बहुत बड़ी पावर है स्पीकर की। ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। मनी बिल लोकसभा की सबसे बड़ी पावर है, बजट जैसे एक मनी बिल का एग्जांपल माना जाता है। लेटर विल डिस्कस ऑन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि भैया बिजनेस ऑफ द हाउस चलाने में ये स्पीकर के कुछ राइट्स हैं, आप इसको यूज कर लीजिएगा। रूल्स वाला ध्यान रखो, स्पीकर प्रिसाइड मीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें उसके अंदर कंडक्ट हो रही हैं, उसका भी हेड एक तरीके से ही होगा। स्पीकर रिसीव ऑल द पिटिशंस, जो भी चीज आपको याचिका देनी है हाउस के अंदर, किसी प्रकार की याचिका देनी है, कोई सांसद कुछ बात करना चाहता है किसी मुद्दे को लेकर के, वो सब किसको एड्रेस करोगे तुम, स्पीकर को एड्रेस करोगे। इसलिए कह रहा हूँ रियल लाइफ में थोड़ा बहुत लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग्स वगैरह देखा करिए, न्यूज यूट्यूब में तो सब कुछ अवेलेबल रहता है, सारा लाइव चलता है। इसके बाद और क्या करता है स्पीकर, स्पीकर के पास बहुत सारे राइट हैं, उनमें से एक राइट ये भी है आपका, डिसिप्लिनरी एक्शंस। क्या है भैया, देखो जैसे क्लास है ना, क्लास में देखा होगा टीचर्स के पास बहुत सारे राइट होते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, पिटाई कर देता है कई बार छोटी मोटी, या आपको बाहर कर देता है क्लास से। जब ज्यादा लेवल की होगी तो प्रिंसिपल के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, प्रिंसिपल हैंडल करती है। सेम एज इट इज हाउस में अगर बदतमीजी कोई करेगा तो इसको कौन हैंडल करेगा, उसका जो हेड है, यानी उसके पास राइट होंगे। वैसे कुछ यहाँ पर भी है, मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, बदतमीजी नहीं चलेगी गुरु, वहां पर भी ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा, और ये कौन ध्यान रखेगा, स्पीकर ध्यान रखेगा। डिसाइड वेदर अ मेंबर ऑफ इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। चलो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात ही कर लेते हैं। अगर कोई रूल्स को तोड़ रहा होगा और जो गाइडलाइंस हैं उसको तोड़ रहा होगा, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ का यूज करते हुए उसको, उसकी मेंबरशिप को भी खत्म कर सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इसको हमने
52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब ऐड किया अगर आपसे पूछा जाए तो 1985 में से ऐड किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, कोई मेंबर है जो बीजेपी पार्टी से इलेक्ट होकर के आया है, ठीक है, बीजेपी पार्टी से इलेक्ट होकर आया। टोटल बीजेपी के सांसद कितने हैं? 275। क्लियर समझना बात को। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो बीजेपी का जो सांसद है वो उसने क्या किया? कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिया। अब ये इलेक्ट होकर के तो आया लेकिन सपोर्ट इसका कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अब इस पार्टी के पास इसका व्हिप जारी कर दिया जाता है। बहुत सारी चीजें और भी होती है, अभी उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। तो इस बीजेपी के जो पार्टी का सांसद होगा, जीता इनकी पार्टी से लेकिन सपोर्ट इनकी तरफ कर रहा, सारा इनकी तरफ कर रहा है, तो इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इसकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ब्रॉड है, बाकी इसको समझते हैं, लेकिन अभी एक और पॉइंट, अब स्पीकर कैसे यूज करता है। जैसे मान लेते हैं कि रूल है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 ईयर से ज्यादा सजा सुना देता है कोर्ट, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, लेकिन कौन छीनेगा? स्पीकर तुरंत उसे हटा देगा। और ये स्पीकर को राइट कौन देता है? एंटी डिफेक्शन लॉ देता है। सिंपल इज दैट। राहुल गांधी जी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो पिछले साल राहुल गांधी जी की मेंबरशिप छीनी गई थी 2000 आई थिंक 24 की स्टार्टिंग में, 2023 के आखिरी के आसपास की बात है, हाँ आई थिंक जहां तक। सब बहुत कुछ हुआ, ड्रामा हुआ, बाद में वापस दी गई, इनकी मेंबरशिप दी गई क्योंकि उस पर स्टे लग गया। तो अलॉट ऑफ थिंग्स हैपन, ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं मुद्दे में आगे थोड़ा सा। अब आ जाते हैं राज्यसभा में। तो लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हमने, बहुत सारी चीजें बेसिक डिस्कस की। ये चैप्टर में जो बता रहा हूं ना, एक एक डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं मैं, इससे डिटेल में आवश्यकता है नहीं पढ़ने की। अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर को सुना है ना, सारा काम हो जाएगा, बस पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स भी नहीं पढ़ोगे काम चलेगा, समय हो एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आते हैं राज्यसभा में। इसी प्रकार पार्लियामेंट का एक दूसरा भी हाउस है राज्यसभा, जैसे कि लोकसभा के बारे में डिस्कस किया। अब राज्यसभा का भी कुछ नाम है। राज्यसभा का एक नाम है अपर हाउस। क्यों रखा गया अपर हाउस? क्योंकि हमने यूके से फॉलो किया सेम एज इट इज, और यूके में इसे अपर हाउस कहा जाता था। यूके में इसे काउंसिल, सॉरी, इसे राज्यसभा को एक और नाम से कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का एक और नाम होता है लॉर्ड हाउस, लॉर्ड्स हाउस, क्योंकि ये राजा महाराजाओं का सदन हुआ करता था, यानी कि जो जमींदार टाइप के लैंडलॉर्ड जैसे लोग हुआ करते थे ब्रिटेन में, वो लोग इसके मेंबर बनते थे। और हमने क्योंकि कॉपी किया वहां से उसी प्रोसीजर, इसलिए इसका नाम ये भी रखा जाता है। तो पहली चीज तो इसके हमने देखे नाम। अब क्वेश्चन बनता है कि साहब इलेक्शंस कैसे होता है? अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, तो कैसे बनेगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। राज्यसभा का सांसद बनने के क्या तरीके हैं? तो पहले चीज समझिएगा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लिखा होगा मैंने सारी चीजें, तो क्यों ही लिखूं मैं, बट चलिए लिख लेता हूं फिर भी। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि इसमें डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि लोगों के द्वारा चुने गए लोग पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। अच्छा, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एमएलए करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन करता है? एमएलए, यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, विधायक जिन्हें आप कहते हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यही कारण इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, यानी कि लोग राज्यसभा के मेंबरों को चुनते कौन है? राज्य स्टेट के एमएलए चुनते हैं। दैट इज अ पॉइंट। क्लियर? अच्छा, आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच हाउस इन द राज्यसभा आर बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत सिंपल है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। स्टेट के जो एमएलए है वो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा और क्या आपको जानना है? 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से मैं बोल रहा हूं यहां से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले मेथड कौन सा, इनडायरेक्ट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा किस तरीके से होता है, तो इसका मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नाम बस आपको ध्यान रखना है। 2 मेथड यूज किए जाते हैं इसके इलेक्शन के लिए, प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। 2 होते मेथड, तो लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये प्रयोग किया जाता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इन 2 मेथड को डाला जाता है। जब आप आंसर लिखें और इनको 2 वर्ड यूज कर लेंगे ना, तो आंसर आपका बड़ा प्यारा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिसे कहता है ना उसमें मसाला आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा। दैट वाज द थिंग हियर। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, और इन दोनों को मेथड का यूज किया जाता है राज्यसभा के इलेक्शंस में। इवन की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत आसान है भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। कंपोजिशन।
अब आता है राज्यसभा के कंपोजिशन। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं होगा, चलो कोई इशू में बता देता हूँ। राज्यसभा के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो फिर वही चीज आती है, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं आपके, तो 250 टोटल आपके सांसद हैं। ये कितने टोटल हैं आपके, ध्यान रखिएगा। लेकिन वोटिंग किसमें होती है, कितने में होती है, तो वोटिंग होती है आपकी, ध्यान रखिएगा, 245 में। 245 में क्या होती है, वोटिंग होती है। बहुत ही आसान है। यानी प्रेजेंट में आपकी सीट कितनी है, कह सकते हो प्रेजेंट में आपकी सीट है। ये एमसीक्यू में ध्यान से चलना। इस 250 की अगर हम बात करते हैं तो 12 मेंबर जो होते हैं, 12 मेंबर, ध्यान से सुन लीजिएगा, 12 मेंबर जो होते हैं, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 238 मेंबर। तो 238 जो मेंबर होंगे, इनका क्या होता है, इनका होता है इलेक्शन। क्या होता है गुरु, इनका होता है इलेक्शंस। तो आप सोच रहे होगे 12 मेंबर का क्या होता है, जो 12 मेंबर होते हैं इनको डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेटेड बाय किसके द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हें नॉमिनेट किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, यदि किसी को राज्यसभा का सांसद बनना है तो राष्ट्रपति महोदय से आप संपर्क करिए, आप डायरेक्ट सांसद बन सकते हैं। 12 मेंबर को इन्हें नॉमिनेट कर देता है। और 238 मेंबर का क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, वही सिंगल ट्रांसफरेबल और एमएलएस कर रहे होंगे। लेकिन प्रेजेंट में सिनेरियो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में कितना है, 12 मेंबर नॉमिनेटेड है, और इसे माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 233। इतने लोगों का इलेक्शन होगा। ये बहुत डिटेल में इससे आवश्यकता है नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग बन सकता है कि जो 12 मेंबर हैं, इन कौन कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए फोर्स आपके 4 एरिया हैं, उन क्षेत्रों के लोगों को इसमें अपॉइंट किया जाता है। जैसे आपका हो गया एक साइंस, ठीक है, लिटरेचर, ठीक है, इसके बाद आपका एक और हो जाएगा आर्ट, ठीक है, और इसके बाद सोशल सर्विस, समाज सेवा सर्विस। ये 4 सेक्टर है, फिर से बोल रहा हूं, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इन चारों क्षेत्र के जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको डायरेक्ट सांसद बनाया। जैसे अब लता मंगेशकर जी सांसद रह चुकी थी, वो अब तो इस दुनिया में नहीं है। लता मंगेशकर जी आर्ट के क्षेत्र से बिलोंग करती है, वो इलेक्शन तो लड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर भारत में म्यूजिक को बढ़ाना है तो उनके एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए। और एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए देश की संसद में उन्हें होना बहुत जरूरी, क्योंकि लॉ तो वही बनता है। देश की सभी ग्रह दशा कौन तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगा। तो उनको डायरेक्ट नॉमिनेट करने का तरीका तय कर दिया गया है, और वो सांसद रही भी है। ये एक मेथड निकाला गया देश में अलग। अब साइंटिस्ट कोई होगा, वो क्यों जाए फालतू को पॉलिटिक्स में, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस साइंटिस्ट का लाभ मिलना चाहिए देश को, साइंस आगे बढ़नी चाहिए, तो कहा गया भैया उसको बुलाओ, डायरेक्ट नॉमिनेट करेंगे। ऐसा कई सारा प्रोसीजर हमारे देश संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वालिफिकेशंस में आ जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आते हैं। सबसे पहली चीज बहुत आसान है, यदि राज्यसभा का सांसद बनना है गुरु, तो क्या करना होगा आपको, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ठीक है ना, आपका कोई योगदान नहीं है भारत के नागरिक होने में, लेकिन आप बाई चांस हैं, इसलिए सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हैं तो आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। चलिए आप लोग सब लायक हो गए। फिर कह रहा है एज मिनिमम होनी चाहिए कितनी, 30 ईयर्स। 30 साल अभी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी 10th में 14-15 साल होगी, लेकिन एक समय 30 होगी, आप लड़ सकते हो चाहो तो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की 35, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की 35, लोकसभा के इलेक्शन की 25, वही पार्षद के इलेक्शन की 21, प्रधान के इलेक्शन की 21, अलग अलग एजेस है। और क्या होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जहां से आपको क्या मिल रहा हो, आपको लाभ मिल रहा हो सरकारी। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना। वही क्वालिफिकेशन सेम बाकी हो जाएंगी जो कि लोकसभा की तरह थी, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसी पाई जाएगी तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। काफी लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं चीजों को। एक तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद आता है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है, सब राज्यसभा का भी तो कोई लीडर होगा, जस्ट लाइक स्पीकर। तो राज्यसभा का जो हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का हेड होता है। तो हेड ऑफ राज्यसभा अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कौन होता है, ये होता है चेयरमैन। अच्छा, इसी को प्रेसिडिंग ऑफिसर भी कहा जाएगा राज्यसभा का, चेयरमैन को, क्योंकि जैसे लोकसभा में स्पीकर था, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कहलाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्वेश्चन बनता है कि साहब कैसे राज्यसभा का इलेक्शन होगा क्या, नहीं साहब,
एक बहुत ही सिंपल सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिख दी गई कि जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा, तो राज्यसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाए होगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाएगा। सो द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द चेयरपर्सन प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा एंड दैट इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्लास में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा एग्जाम में वही मॉनिटर बनेगा, तो मुझे मॉनिटर बनाने की आवश्यकता नहीं, ये क्लियर हो चुका है कि जिसके सबसे नंबर फर्स्ट रैंक आएगी मॉनिटर हो जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरपर्सन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगला आता है डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा, स्पीकर तो चलो सॉरी चेयरपर्सन तो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, डिप्टी जो चेयरपर्सन होगा उसका वही राज्यसभा के मेंबर में से इलेक्शन होगा और उसे डिप्टी चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। फिर आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है, पावर ऑफ पार्लियामेंट है। आई थिंक मैं 35 में हूं तो अभी 3-4 मिनट में इसको कवर अप करता हूँ और खत्म करता हूँ इस टॉपिक को। ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा 3-4 मिनट में। ठीक है, तो बस 2 मिनट का वेट और कर लीजिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट में आती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें से 2 क्वेश्चन की संभावना है, 3 नंबर या 4 नंबर में से पावर ऑफ पार्लियामेंट 100% पूछेगा। एग्जीक्यूटिव पावर पूछ लेता है, लेजिस्लेटिव पावर पूछ लेता है, फाइनेंशियल पावर पूछ लेता है, जुडिशियल पावर पूछ लेता है, या राज्यसभा और लोकसभा की पावर में डिफरेंस पूछ लेता है। 100% क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप पार्लियामेंट चैप्टर को तैयार करके जा रहे हो तो इस पे पकड़ बना लो बहुत अच्छे से, 10 नंबर में ये जरूर आता है क्वेश्चन। इसलिए पहला हमने डिस्कस करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर। पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइन बात की जाएगी। पहला हमारा जो पावर है वो है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है लॉ मेकिंग पावर, और लॉ कहां बनता है, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर। तो राज्यसभा और लोकसभा जिस प्रकार से लॉ फॉर्म कर रही होगी अलग अलग तरीके में, वो सभी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आने वाला है। चलिए पहला क्या है जरा देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है ऑल द बिल एक्सेप्ट मनी बिल, सभी बिल को, जो मनी बिल को छोड़ करके, कैन बी ओरिजिनेटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मनी बिल को छोड़ के कोई भी बिल, बिल का मतलब क्या है, जैसे कोई हम लॉ बनाना चाहते हैं किसी मुद्दे में, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए एक लॉ बनाया जाए कि अब किसी भी स्टूडेंट को जब वो गवर्नमेंट एग्जाम देगा तो उसे फीस नहीं देनी है फॉर्म भरने की। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा लॉ बना दिया, कुछ और बना देते हैं, जैसे किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जिनके 90% के ऊपर आएंगे उनको फ्री पढ़ाई कराई जाएगी, एक लॉ बना के रखना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए देश की सरकारों को, बट हो नहीं रहा, अफसोस की बात है। ऐसी कंडीशन में एक बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, वो बिल के पास करना होगा तो लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में ले आओ, दोनों में चलेगा, बट एक्सेप्ट मनी बिल ओनली कैन बी पास इन या इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो मनी बिल के अलावा कह रहा है कोई भी बिल है वो किसी भी हाउस में लेके आ सकते हो, और ये लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है। नो बिल बिकम द लॉ अनलेस बोथ ऑफ द हाउस आर एग्री। कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता है जब तक कि दोनों हाउसों की उस पर एसेंट न मिल जाए, परमिशन न मिल जाए, ध्यान रखिएगा। तो पहला कंडीशन आपको पता चल गया, लेजिस्लेटिव पावर क्या करती है, लॉ बनाने का काम करती है। और लॉ कौन कैसे बनेगा, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो प्रोसीजर को या बिल को, या तो राज्यसभा में करो। फिर क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन, कहां पर लॉ बना सकती है, क्वेश्चन क्या है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट। देखिए होता क्या है, संविधान में देश में केंद्र की सरकार भी है, राज्य की सरकार है, लड़ाई भी तो हो सकती है ना आपस में, ऐसा ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय लिख दिया गया कि भैया किन किन मैटर पे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल आपका लॉ बनाएगी, किन किन में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। वही पॉइंट जो है, तो यूनियन लिस्ट का मतलब वो लिस्ट जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉपिक लिखे गए हैं और उन पर लॉ फॉर्मेशन करने का राइट उसके पास होगा। स्टेट लिस्ट का मतलब वो है लिस्ट जिसपे केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और कंकरेंट लिस्ट जिनमें दोनों बना सकती है, जैसे एजुकेशन किसका हिस्सा है, कंकरेंट लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट के स्कूल भी चल रहे हैं और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड भी चल रहे हैं। अगर दोनों में क्लैश करेगा तो फिर ये भी कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर होगा। और अगर जो भी पॉइंट इन सब में किसी में नहीं होगा वो एक अलग से लिस्ट होगी, रेजिड्यूरी लिस्ट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में रखा गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ट्राई किया बताने का, ध्यान रखिएगा। यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन यूनियन लिस्ट। जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सारे पॉइंट्स क्या है कि आपके किसके अंतर्गत आते हैं, ये यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहुत सारे, बैंकिंग हो गई यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट हियर। कंकरेंट लिस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, वो किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट, यानी कि जो दोनों लॉ बना सकते हैं।
फिर इस प्रकार रेजिडुअरी पावर में भी मैंने बताया यानी कि ये तीनों किसमें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, एमसीक्यू में फंस सकता है। और एक स्टेट लिस्ट पड़ा होगा, आप सोचोगे शायद इसमें अभी नहीं बनाने का राइट होगा, या आप सोचो इसमें नहीं होगा, हो सकता है सिर्फ सेंट्रल बनाता हो। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों में कोई भी टॉपिक होगा, सुप्रीम को सॉरी पार्लियामेंट के पास लॉ है बनाने का राइट होता है। ये मैंने फिर से वही लिखा, कितने प्रकार की लिस्ट होती है, 3 प्रकार से होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और दोनों हाउस लॉ बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल कितनी टॉपिक है, कितने टॉपिक्स पे लॉ बना सकती है। सेम एज इट इज स्टेट गवर्नमेंट कितने टॉपिक बना सकती है, और कंकरेंट में कितने प्रेजेंट में है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन था तब कितने थे। और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लेक्चर को हम यही रोकेंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट की है, लेकिन हमने कहा 10 मार्क्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पावर्स में आता है। इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके मैं स्टार्टिंग में 20 मिनट में सारी पावर्स कंप्लीट करूंगा, और पावर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आप ये कह सकते हो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। आप 10 मार्क्स के लिए रेडी हो चुके हो। 70 में से आप 80 में से 70 के लिए फाइट करिए, 10 हटा दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसके बाद अगर होगा तो मैं उसी में पीवाईक्यू ऐड कर दूंगा, या पीवाईक्यू का एक 20 से 25 मिनट का अलग से वीडियो लाऊंगा, और जितने भी लास्ट 10 ईयर 5 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को डिस्कस कर लूंगा यहाँ पर एक बार आकर के। लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो आई थिंक आपको बहुत ईजी तरीके से ये टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।